चलो, क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? अच्छा, COM का सेंटर ऑफ मास कर रहे थे। दो क्वेश्चन किया था ना, एक वो रॉ वायर में सेमी सर्कल बना करके और एक रॉड और स्फीयर। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे ना? बहुत सवाल आते हैं ऐसे। एक लास्ट टॉपिक है इसमें, फिर मोशन ऑफ COM पे आ जाएंगे। कैविटी प्रॉब्लम। देखो, इसको ना अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। इसको हम लोग फिलहाल कैविटी प्रॉब्लम के नाम से पढ़ेंगे। कई जगह आपको नेगेटिव मास सिस्टम के नाम से भी ये पढ़ाया जाता है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन यूनिक मेथड है, हर जगह काम करता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझसे ही पूछना। आप लोग यूट्यूब पे मत देखना, समझ रहे हो? सही है, हम यूट्यूब पे देखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब क्या होगा कि आपको समझेगा क्वेश्चन दो मेथड आ जाएंगे ना आपके पास। कैविटी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है ऐसे, ये, या डिस्क मान लो। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, क्योंकि पूरी डिस्क है। सोचो अगर इस डिस्क में से ये पूरा डिस्क था, ये इसका सेंटर था पहले, ये रेडियस मान लो r था, ये वाला पार्ट r/2 पूरा डिस्क था। इसमें से r/2 ये वाला जो पार्ट है, इतना मैं काट के रिमूव कर दूं। जब पूरा सेंटर था, पूरा ज्योमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिक थी पूरी बॉडी, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था सेंटर ऑफ मास। इतना पार्ट अगर मैंने कट कर लिया तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में मास ज़्यादा हो गया? अगर लेफ्ट हैंड साइड में मास ज़्यादा हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं वही बताना, न्यू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे सवाल आते हैं। क्या है सवाल? फाइंड न्यू लोकेशन ऑफ। तो कभी भी ऐसे सवाल आए, अभी इसको और टफ करना होता तो मैं यहाँ कुछ ऐड भी कर देता। रिमूव करना हो या ऐड करना हो अलग से, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है कि पहले तो ऐसा मान लो कि ये ना तो रिमूव हुआ है और ना ही ऐड हुआ है, मतलब पूरी बॉडी दोबारा से, ये पूरा डिस्क पहले था अपने पास। अच्छा, इस पूरे डिस्क के लिए हम सिग्मा डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? m/πr²। कर चुके। तो अगर ये पूरा डिस्क R था, जिसका ये सेंटर है, इसी को मैं ओरिजिन मान लूँ, तो इसका मास कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया जब लिखोगे तो अल्टीमेटली m आ जाएगा, m/πr² मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो m1 की वैल्यू m आ गई, और इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है। मतलब ये पूरा मास कहाँ आ गया? इसके सेंटर पे। अब जो पार्ट में रिमूव कर रहा हूँ उसको मैं पहले यहाँ बना देता हूँ। कितने पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ मैं? r/2 को। तो इसका मास लिख दो पहले। तो मास क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा कितना है? m/πr², और एरिया कितना है? पाई r/2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो m/4 आ रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसका सेंटर पे। यहाँ पूरे डिस्क का जब कटा नहीं था तब का ज्योमेट्रिकल सेंटर, और जब काट दिया उसके बाद ये पॉइंट हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर रिमूव करने के बाद। तो इन दोनों के बीच में, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r/2, 0? समझ में आया सबको? बस अब खत्म हो गया सवाल। आप रिमूव कर रहे हैं तो बीच में माइनस लगाइए, आप ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगा दीजिए। अब
y से m तो आएगा नहीं, y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है। x से m का फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे तो माइनस, तो m इंटू ज़ीरो माइनस m बाई 4 इंटू आर बाई 2 अपॉन m माइनस m बाई 4। हो गया सवाल, सवाल खत्म कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम आर बाई 8 या एम काट दो यहीं पे, लो एक लाइन लिख के काटना है तो लिख के काट दो। 3m बाई 4, m ने m को मार दिया, 4 2 जा 6, x m आ गया माइनस r बाई 6। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास r बाई 6 डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर से। खत्म। तो आपको समझ में आया, क्या समझा? जितना पार्ट रिमूव अगर कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। अगर मैं मान लो कि पूरा डिस्क होता उसमें यही पार्ट ऐड कर रहा होता, एक और छोटा डिस्क लेके उसके ऊपर रख रहा होता, तो क्या करता मैं यहाँ पे प्लस, इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे प्लस। समझा? इस पे एक अच्छा सवाल करा दूं? अच्छा मतलब तुम देखो तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है। वही डिस्क है, उस डिस्क में वही हमारे पास ये छोटा वाला डिस्क है, ये 2r मान लो, और ये डिस्टेंस है r। डिस्क है ये, और ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव पार्ट है, इतना निकाल दिया। लेकिन इतना पार्ट निकाल दोगे, इमेजिन करो कि अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ तो क्या इतना खाली जगह दिखेगा, कॉर्नर कॉर्नर पर मास दिखेगा? मैंने जितना पार्ट निकाला है उसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए एक स्क्वायर प्लेट इंसर्ट कर दिया। ये स्क्वायर प्लेट है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। यूनिफॉर्म मास है, सब वही है, सिग्मा विग्मा सबका बराबर है। आपको बताना है न्यू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है ना। चलो मैं करा देता हूँ। ये हम लोग लिख चुके हैं क्या, पहला वाला क्वेश्चन? देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पहले तो ये पूरा गोला रहेगा जिसका रेडियस 2r है, तो इसका m1 पाई इंटू 2r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 2r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2r है ना, तो इसका m1 हो गया m, और इस पॉइंट को o मान लिया। इसमें से छोटे वाले डिस्क को रिमूव कर रहे हो, तो जो रिमूव कर रहे हो उसका मास अभी हमने निकाल लिया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 2r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। जरा देखो, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m बाई 4। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं ये वाला स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर प्लेट का अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। यार अब साइड कहाँ से लाऊं? जरा ध्यान से देखो, ये टोटल लेंथ कितना है 2r, और हमें पता है किसी भी डायगोनल की जो साइड होती है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ साइड, और ये किसके बराबर है 2r के। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, साइड आ गया √2r। साइड कितना है, तो यार ये वाली साइड हो गई √2r, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा √2r का होल स्क्वायर। जरा देखो m3 आ जाएगा, ये बना 2r स्क्वायर, 2 2 जा 4, m बाई 2 पाई, यही आया क्या? हाँ हाँ, क्योंकि वो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सारे एरिया पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। समझा क्या? मास सबको यही आया था।
कितने लोगों को सेम मास आया था? मैं वहाँ ऐसे उड़ते हुए आऊँगा तब सही ले लोगे तुम, गलती मत क्या करो। अब देखो कोऑर्डिनेट्स लिखने, बच्चों कोऑर्डिनेट्स तो आसान है ना। यार देखो ये दोनों का, चाहे स्क्वायर प्लेट का सेंटर देखो या जो रिमूव पार्ट ऑफ डिस्क है उसका सेंटर देखो, दोनों एक ही पॉइंट पे है O1 पर। और इसका अगर मैं इसको 0,0 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा R,0 और ये भी हो जाएगा R,0। तो खाली एक सीएम आ रहा है, तो एक सीएम क्या आ जाएगा, M1 X1 माइनस M2 X2 प्लस, क्योंकि जोड़ा ना, M/2 पाई M3 इंटू X3 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस M3। यही सॉल्व कर लो। तो XUM क्या आया, MR/2 तो कॉमन आ गया, तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/पाई, और नीचे क्या हो जाएगा 3M/4 प्लस M/2 पाई। M मर गए। अब खाली सॉल्व करना बचा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या लिखा जाएगा R/2 और ये बनेगा माइनस पाई, मतलब 2 माइनस पाई बाई 2 पाई। और नीचे देखो यहाँ में 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, या मत लो कॉमन, 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पाई प्लस 4 अपॉन 4 2 जा 8 पाई। तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखो 2 पाई और 8 पाई, क्या ये 4 बन जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे लिखूँ R इन ब्रैकेट 2 माइनस पाई अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 3 पाई प्लस 2। ऐसा कुछ जेई में सवाल आया हुआ था, देखा होगा तुम लोगों ने PYQ में। मुझे डेटा नहीं याद होता, लेकिन मुझे तरीका याद होता कि क्या पूछा, तो मैं डेटा अंडरस्टैंड कुछ भी लूँगा, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। लिख लो लिख लो, कहाँ गलती हुई थी समझ में आया? मैं और कराऊँ ऐसे फालतू सवाल? घर पे करना प्रैक्टिस के लिए, बहुत मिल जाएगी। एक जेई एडवांस 2009 या 11 का सवाल है। वो सवाल ऐसा है कि एक ऐसा डिस्क, आदमी की आंखें बनाया बेसिकली, ऐसे डिस्क है, ये लाइन ऐसे है, एक गोला यहाँ से काट लिया है, एक यहाँ से काट लिया है। हाँ, तो ये जेई एडवांस 2009 का सवाल है ये। तो और शायद एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, या नीचे कहीं तो काटा है। तो एक कैविटी प्रॉब्लम जैसे ही हो गए। तो तुम्हें पूछा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा। अगर खैर यहाँ 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 से काटेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो यही सवाल है। हम यहाँ क्या, एक को माइनस करके एक को ऐड कर रहे थे, यहाँ क्या करना होगा, एक बड़े गोले में से 4 छोटे गोले का मास माइनस करना होगा। सिग्मा वैसे ही लिखेंगे, सब वैसे ही कर लोगे क्या? पक्का? तो कर लेना, और मैं तुम्हें 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी भिजवा दूंगा, ठीक है, कैविटी पे। तो ये तुम्हारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली अच्छी तरीके से ख़त्म हुआ है। अब आप देखो, वो टेबल आपको याद होना चाहिए, तब आपको सेंटर ऑफ मास में फ़ायदा होगा। और कैविटी प्रॉब्लम भी हो गई, कॉम्बिनेशन भी हो गया, लोकेशंस भी निकाल लिए, डिस्क्रीट के भी और कंटिन्यूस के भी। तो एक जो एक तरह का सवाल इसमें बचा हुआ है वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ, तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा थोड़ा सा। कि यहाँ एक 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक 4 kg का ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, 2 kg और 4 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझना ध्यान से मेरी बात को, तभी आपको लॉजिक समझ आएगा। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इनका, होगा। सोचो, अगर मैं 4 kg को किसी एक डिस्टेंस से राइट में शिफ्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज ना हो, क्या ये पॉसिबल है?
है, क्योंकि m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो x1 के करेस्पॉन्डिंग x2 को भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं होना है, या पूछ सकते हैं सेंटर ऑफ मास इतना ही आगे जाए पीछे जाए तो मैं कैसे डिस्प्लेस करूं ऑब्जेक्ट को। समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं एक सवाल करा के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा, इफ 4 kg shifted right by a distance of 2 meter, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, डायरेक्शन लिख दिया इसलिए डिस्टेंस लिखा है मैंने। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू kg सच दैट, पहला लोकेशन ऑफ COM डज नॉट चेंज, और दूसरा है COM shifted right बाय 1 मीटर। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल है, इसको लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो तो बहुत टफ हो जाता है। ये एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल बनता है। मैं करवा देता हूँ। हालांकि हम इसके लिए एक फार्मूला याद कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इन COM, और यही डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2। पहले मैं ऐसे लॉजिक से करवाता हूँ, समझाता हूँ ये लॉजिक मैंने डेवलप कैसे किया है। या ऐसे ही लिखा जाएगा, सही है ना? अरे बोला करो। तो अब ये पहला सवाल कह रहा है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज का मतलब है सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। 1 किसको मान रहे हो? 2 kg को। इसका डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछा है तो x मान लेता हूं मैं, प्लस 4 kg। अच्छा, अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ याद रखना होगा, राइट को प्लस लेफ्ट को माइनस। तो 4 kg को राइट में शिफ्ट कर रहे हो 2 मीटर से, तो प्लस में अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 4 करके 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8/2 माइनस 4, मतलब 2 kg ब्लॉक को 4 मीटर से लेफ्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा। खत्म। इसको बोलते हैं, ये वाला फार्मूला जो है ना, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का, और डेल्टा x1 x2 x3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। दूसरे सवाल में कह रहा है COM शिफ्टेड राइट बाय 1 मीटर। डेल्टा x COM की वैल्यू 1, 2 डेल्टा x 4 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x प्लस 8। देखो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू -1 मीटर। बेसिक से करते तो क्या करता पता है? देखो इनके बीच का सेपरेशन नहीं दिया है, मैं ऐसे लिखता कि ये d डिस्टेंस चला। मान लो इनके बीच का सेपरेशन d है, ये x आगे गया और ये x पीछे गया। पहले मैं निकालता इनिशियल लोकेशन कहाँ है सेंटर ऑफ मास की, फिर x डिस्प्लेस करने पर लोकेशन क्या है वो निकालता, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखता। बहुत टफ हो जाएगा, उससे बेटर है आप ये तरीका अपनाओ।
फ्रेम इज फॉर्म्ड बाय यूनिफॉर्म रॉड्स। अब ये रॉड है तो एक रॉड ये नीचे वाला है, उसका सेंटर ऑफ मास तो वहीं आ जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी 2r, तो नीचे ऊपर वाले रॉड के लिए लेंथ हो जाएगी पाई r। तो पहले वाले का टोटल क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा है? इससे सिंपल सवाल कोई हो ही नहीं सकता। ये देखो एक सवाल आया है, एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है डीपीपी 1 का। दो रॉड है, ये इसका सेंटर दिया है, ए चुप बैठ जा, ये ओ है। कह रहा है कि एक रॉड, कौन ये बोल रहा है, ये रॉड सीधा ऐसे रखना है और दूसरे को सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो एकदम सिंपल सवाल देखो, मैं लैम्डा यूनिफॉर्म मान लूँ सबके लिए, मास पर यूनिट लेंथ को मैं लैम्डा मान लेता हूँ। तो ये एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहीं आएगा, इसी को मैं 0,0 बोल देता हूँ। और इसका मास कितना हो जाएगा इस रॉड का, तो इस रॉड का मास होगा लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2r। इस रॉड का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू इसका लेंथ। और ये सेमी सर्कुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, 2r/π पे, तो ये पूरा जो m2 मास है वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज 0,2r/π। समझा, कोई दिक्कत? अब सवाल हो गया, ये m2 हो गया, तो x COM तो आएगा नहीं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, कोई दिक्कत? सॉल्व कर लो। पाई पाई कैंसिल हो गया, देखो लैम्डा 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 भी कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा। 2r² अपॉन 2 प्लस पाई, ब्रैकेट के बाहर r, 2r अपॉन 2 प्लस पाई, है कोई ऑप्शन? बस दिखाओ, ऑप्शन मैनिपुलेट किया होगा। द न्यू सेंटर ऑफ, हाँ तो ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ ए बी, हाँ ठीक है ना, यही तो है, 2r/π प्लस 2 दिया है ना, ऑप्शन 4। सेंटर, इस पॉइंट से नया डिस्टेंस पूछा है, तो अगर मैं इसको 0,0 बोल रहा हूँ तो ये जो डिस्टेंस आया वाई कॉम का वो यही डिस्टेंस आया होगा ना, ऑप्शन 4। ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल है, डीपीपी वाला तुम पूरा कर सकते हो। आइए हेडिंग बनाते हैं, लोकेशन ऑफ हो गया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो अभी तुमने लोकेशन निकाला है, अगर पोजीशन मिल गया तो क्या वेलोसिटी भी मिल गई? कैसे? डिफरेंशिएट कर दो। मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म से ही पढ़ लेंगे, तो अब तुम्हें पता है ना कि एक्स कॉम वाई कॉम जेड कॉम भी यहीं से बनता है, डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लिखा जाता हूँ, m2 r2 वेक्टर और ऐसे जाता है mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, यही रहेगा। अच्छा डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बन जाएगा ये, dr वेक्टर बाई dt वेक्टर, भाई मास तो कांस्टेंट ही है,
क्या ये हो जाएगा dr1 वेक्टर बाई डी टी प्लस dr2 वेक्टर बाई डी टी, और ऐसे आगे बढ़ के हम लिखेंगे mn करेक्ट। और dr बाई डी टी क्या होता है, बातें यहीं फेंक दूंगा बाहर, 206 थी पूरी टूट जाएगी दो दो पार्ट में, तो 412 हो जाएगी टोटल। तो ये वेलोसिटी वेक्टर COM का, तो VCOM क्या आ गया बच्चों, M1 V1 वेक्टर सही बात है क्या, बोलो। दूसरा, अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं dV बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा ACOM, क्या ये आ जाएगा M1 A1 वेक्टर। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या क्या किया मैंने, डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो dV वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, जो बाद में A बन जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला हो गया ACOM और VCOM का। इस पे सवाल कैसे आते हैं, बहुत छोटे सवाल मेंस में कई बार आए हैं और कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। आप कंफ्यूज रहते हो, गलत लिख देते हो जल्दीबाजी के चक्कर में। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप देखो, ये 2 kg की बॉडी है, ये 3 kg की बॉडी है। मैंने पूछा, ये सेट है रिलीज हुए रेस्ट से, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये नोट करिए और वो लिखिए। ये रियल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, बच्चों वाला सेंटर ऑफ मास है, जो मेल्स और CET वाले पढ़ते हैं। अब तुम्हें एडवांस का सेंटर ऑफ मास मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें थोड़ी तुम्हारी जान भी निकलेगी। मिश्रा लिख, क्या सोच रहा है भाई, चलो आओ देखते हैं। ए सबको आ गया क्या, 30 माइनस 20 10 बाई 2 5 2। ए आया 2 ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा होगा। ये ए चुप बैठ जाओ, ये 2 से ऊपर जा रहा है। क्या सबको आ गया ये, अरे ये भी बताना पड़ेगा, बोलो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, क्यों? अच्छा आ जाएगा लेकिन ना, हाँ ठीक है, लेकिन आ जाएगा टाइम लगने के बाद। पुली ब्लॉक सिस्टम आता है ना, किसी से हेल्प ले लो, नहीं होता मुझसे पूछो। तुम अकेले हो तो तुम अलग से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये आ गई दोनों ब्लॉक की। अब गलती यही होती है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आते ही हम टिक करते हैं और वो पहला आंसर दिया होता है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन होगा। ये सब PYQ लेवल के क्वेश्चन हैं और है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ACOM पूछा है तो ये M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 लिखा जाएगा। तो ACOM आएगा, M1 किसी को भी मान लो, 2 kg को मान लिया तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2, क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, वेक्टर लगाना है, अपॉन 2 प्लस 3। तो ACOM आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 5। ACOM इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। समझा क्या? ये वाले सवाल हो जाएंगे सबसे। मतलब कभी भी ऐसे सवाल आए तो क्या करोगे आप, पहले सबका A निकाल लोगे और A निकालने के बाद M1 A1 M2 A2। आगे बढ़ो, हो गया भाई। तू पिटेगा जब तक बच रहा है तभी तक। चले आगे, लिख चुके, कोई नहीं लिख रहा है ना?
तो बच्चों अभी तक अब बस शांत हो जाओ, अभी देखो क्वेश्चन हो गया। एक ही ऐसे फालतू सवाल नहीं कराऊंगा मैं। पर DPP 2 में मोशन ऑफ COM दिया है ना, उसमें देखोगे तो बहुत सवाल मिल जाएंगे। उसमें मेरा जो मेन टॉपिक है अब वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। क्योंकि अगर लोकेशन आता है तो डिफ्रेंशिएट करना तो आपको आता है, खाली वेलोसिटी और ए लिख दिया मैंने, करना वैसे ही है। अब मेन चालू होता है क्वेश्चन, और कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हमने एक दो फार्मूले पढ़े, अब सुनना ध्यान से, एकदम आँख कान नाक गला सब खुला होना चाहिए तभी सुन पाओगे। हमने पढ़ा है कि F की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा कि एक कार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कार का मास मान लो 50 किलो है, टॉय कार है कुछ भी है, उसका A कितना होगा। तो आपने क्या बोला कि A = F/m 5/50, यही किया। जब मैंने कार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या कार के हर एक पॉइंट पर सेम फोर्स लगा? और कार का जो मास हमने टोटल ले लिया है, इंजन का मास तो अलग होगा, सीट पर बैठने पर मास अलग होगा। अगर इंजन आगे लगा तो आगे भारी होगी गाड़ी, पीछे लगा तो पीछे भारी होगी गाड़ी। तो जो मास लिखा मैंने, कार का मास 50 किलो, कौन सा लिख दिया? COM। क्या लिख दिया मैंने? अगर मैं कार का मास ले रहा हूँ COM पर, तो क्या जो फोर्स लगा रहा हूँ अल्टीमेटली वो भी COM पर ही है? क्या जो A मिल रहा होगा वो भी COM का मिल रहा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कार के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग हो? पॉसिबिलिटी है, होता नहीं है रिजिड बॉडी में, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो F = ma पढ़ते हो, दिस इज बेसिकली टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई ACM। क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली P जो होता है मोमेंटम, वो क्या होता है? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई VCM। P = mv। ऐसे ही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो ये क्या लिखना चाहिए? हाफ बराबर लिख सकता हूँ, ये MSQ में आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों। ये दो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही मेन थियरी है। एक पेज की थियरी होगी 10-15 मिनट की, ध्यान से सुनना, फिर पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये दोनों तो लिख सकते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं लिख सकते, हाफ इंटू टोटल मास इंटू VCM²। इसका रीज़न आपको कहाँ मिलेगा? अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया है, तो मॉड्यूल्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम NLM में दिया होता है। NLM में एक टॉपिक आपको मिला होगा, एक क्वेश्चन मिला होगा, बेसिकली इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, और ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, बोथ, नन। देखा कभी क्वेश्चन? है, तुम्हारे मॉड्यूल में होगा जरूर, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फोर्सेस क्या कर सकते हैं? क्या मोमेंटम चेंज कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी? मोमेंटम शिफ्ट करना है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स। मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब होता है? चेंज इन मोमेंटम जनरेट करना, तो इम्पल्स, इम्पल्स झटका, तेजी से थप्पड़ मार देना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो झटका नहीं जनरेट करती है जल्दी, अनलेस बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाए कोई। तो इंटरनल फोर्सेस कभी झटके वाला फोर्स नहीं देती, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है केमिस्ट्री के हिसाब से, मॉलिक्यूलर थियरी में जो पढ़ते हैं, कि कोई भी
एटम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। हम इन जनरल सेंटर ऑफ मास वगैरह लिक्विड का तो निकालते नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का ही निकाल रहे हैं। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट मेरे पास है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लग रहा होगा, हाँ या ना। और सारे मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा ये सब, और सारे मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूलर एनर्जी रखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी, जो U इज इक्वल टू A/R⁻² माइनस B/R⁶ होता है। ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? सब ऐसे मुंह बना क्यों बैठ गए हो तुम? क्या बोला समझा? कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, हर मॉलिक्यूल के पास दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और हर एक मॉलिक्यूल के पास उनकी खुद की इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होती है। जब हम हीट बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी चेंज होती है। चेंज होने का मतलब हर एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। वो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है उससे क्या करेगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल घूमना चालू कर देगा। लेकिन घूम कहाँ रहा होगा, विद इन द बाउंड्री ओनली। हाँ, थोड़ी कि वो सॉलिड बॉडी तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर घूमने लगेगा, बॉडी के अंदर ही घूम रहा होगा। तो COM तो अपनी जगह ही है, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल को देखोगे तो क्या उनका काइनेटिक एनर्जी बदल गई है, क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। भाई जरूरी थोड़ी है सारे मॉलिक्यूल को एक ही एनर्जी मिल रही होगी। एनर्जी कैसे मिलती है, A/R⁻² माइनस B/R⁶। सोचो एक मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ हीट दे रहा हूँ, जो पास वाले पार्टिकल्स होंगे उनको तो ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी, जो जितना यहाँ से जितना दूर होगा हीट में उसको उतना कम एनर्जी मिल रही होगी। तो सारे मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एनर्जी तो अलग अलग हो गई। तो सारे मॉलिक्यूल की अगर वेलोसिटी अलग अलग हो गई, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इक्वल हो, लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे सबको अलग अलग मिला है। सारे मॉलिक्यूल को वेलोसिटी अगर अलग अलग मिली है, और मान लो मॉलिक्यूल का मास भी इक्वल है, तो भी तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है ना। हर एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ पे रखना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलार मास से। तो हर एक मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखेंगे, इंटू V सबका अलग अलग हुआ, तो क्या K सबका अलग अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं? इनफैक्ट सेम अपनी लोकेशन पे है, लेकिन हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। क्यों बदल रही है? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्यों बदल रही है? मतलब ऐसा हम इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं, ये ज़्यादा समझाएगा तुम्हें, और जो बताया वो समझ में आ गया ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बट नॉट लीनियर मोमेंटम। समझ में आया क्या? तो V से m नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना कैसे होगा? कभी भी काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो हमें सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का ही काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका अपने पास नहीं है। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हैशटैग बना के लिखना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर एक टॉपिक का आगे से होना चाहिए, क्योंकि अब हम पुराने टॉपिक्स को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यही पार्ट है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है। उधर नहीं, इधर। ओ चलो, ये समझा? अब थ्योरी इतनी है, इसी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। तुम लोग बताना मैं ट्रू लिख रहा हूँ कि फॉल्स लिख रहा हूँ। हाँ, कौन है बे? लिखा नहीं, पहले ही गलत है। अब मैं सही लिखूंगा, जाओ।
इफ एफ एक्सटर्नल जीरो, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया तो इट एम्प्लाइज ए सी एम इज इक्वल टू जीरो। ट्रू है फॉल्स है? सोच के बोलो। ये भी सही है क्या? ये गलत है भाई, आवाज बंद। एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थियरी है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अंदर जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उन सबका एक्सेलरेशन एक ही हो, सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ, उन सब एक्सेलरेशन का नेट जब निकालोगे m1 a1 m2 a2 m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 वो जीरो आएगा। हाँ नहीं, इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो इंडिविजुअल पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं ना, सेंटर ऑफ, हाँ करेक्ट। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, तुमने ग्रेविटेशन का नाम सुना है? हाँ, दुनिया में भगवान ने खाली प्यार बनाया, दुश्मनी हमने बना दी, ये तुमको प्यार करता है, तुम इसको प्यार करते हो, लेकिन दिखता नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि किसी और का प्यार ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। कौन है वो? ये नहीं है कि ग्रेविटेशन में क्या है, भगवान ने बताया कि न्यूटन ने बताया, न्यूटन हमारे लिए भगवान ही है। हमारे भगवान कौन है? न्यूटन। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो नूतन नहीं, न्यूटन। तो हमारे भगवान न्यूटन है। उनने क्या बता दिया कि जो दो कोई भी बॉडी होती है यूनिवर्स में वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये टॉपिक। देखो मुझे मज़ा नहीं आएगा तो फिर ये मैं ख़त्म भी कर दूँगा। ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ये मैंने ऐसे मज़े ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ जाए। दो बॉडी है, दो मॉलिक्यूल, मान लो किसी एक एटम के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे ग्रेविटेशनल पुल से? M2 खींचेगा अपनी तरफ तो इधर, तभी तो आकर्षित कर पाएगा वो। हाँ, ये आकर्षित किया किस फोर्स से? जो यहाँ पर फोर्स लगा, इट इज Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। M2 को आकर्षित किया M1 ने सेम फोर्स से, Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये पूरा सिस्टम है, तो बाहर से तो सीधा बैठो, बिना उसको पकड़े नहीं बैठ पा रही हो। वो तुम्हारी बैसाखी है कि क्या है? मैं देखा तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? F एक्सटर्नल जीरो है तो A COM में तो कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? A COM पर, क्योंकि A COM का मतलब क्या है? अगर मैं A COM को तो एक पॉइंट ले लिया ना, फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, पूरे को एक पॉइंट बना दिया तो कहाँ से लगेगा कोई फोर्स? समझा क्या? क्योंकि पूरे को पॉइंट बना दोगे, दिस फोर्सेस बिकम्स इंटरनल फोर्स, और ये गायब हो जाएंगे। कोई भी फोर्स नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं, तो COM बोलेगा मैं चलूंगा ही नहीं। सही बात है क्या? ये सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट ही है। अब देखो, F एक्सटर्नल जीरो होने से सेंटर ऑफ मास लिया तो एक पॉइंट है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए उसका A COM जीरो है। लेकिन अगर मैं M1 की बात करूं बेटा, तो M1 का एक्सेलरेशन क्या आएगा? F बाई M1, और F कितना है? Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। देखो M1 M1 कैंसिल हो गया, और इसका एक्सेलरेशन ऐसे लिखूंगा। क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों जीरो हैं? तो जीरो भी नहीं होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स या वो ऑब्जेक्ट्स या वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो भी, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता।
क्लियर हुआ क्या? किसी को दिक्कत किसी किसी बात की? ठीक। अब दूसरा पॉइंट, अगर मेरा ACOM 0 है तो VCOM भी 0 होगा, हाँ या ना? क्यों नहीं? हाँ बोले ना, ये गलत है। अगर ACOM 0 हुआ, भाई किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाता है तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट भी रख सकता है या 0 भी रख सकता है, दोनों होते हैं। तो अगर ये कंडीशन हुई तो VCOM के दो पार्ट बन जाएंगे, या कैसे लिखूं मैं, 0 भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, करेक्ट। इसी कंडीशन को, ये जो पूरा कंडीशन देख रहे हो, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप क्या डिफाइन करोगे? आप बोलोगे प्राइमरी कंडीशन इज कि ACOM 0 होना चाहिए, और ACOM 0 होने का क्या कंडीशन है? F एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। और हम गलत क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ लेते हैं कि अगर फोर्स 0 हो गया, हम क्या पढ़ते हैं? इफ F इज इक्वल टू 0 मोमेंटम इज कंजर्व। बेटा ये नहीं है, F बोल दिया तो दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हो, इंटरनल की भी और एक्सटर्नल की भी। आपको कंडीशनल क्या बोलना पड़ेगा? इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल का मतलब अगर मैंने पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो सिस्टम के अंदर जो लग रहा होगा फोर्स, उसकी बात नहीं करेंगे। सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को अगर लगाओगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और सिस्टम के बाहर कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? हम इसको ना एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं, VCOM 0 को हम बोलते हैं COM रेस्ट में है। क्या बोल देते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन हमने क्या बोल दिया? COM रेस्ट में है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमने एक फार्मूला बना दिया कि मास इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन ईच डायरेक्शन हैज़ टू बी सेम। कैसे? अभी मैं कराता हूँ, पहले इसको लिख लो। जैसे भी मैंने लिखा है, जो तुम्हारे समझ में आया लिख डालो, और लिखो फिर क्या समझे हो, ट्रू फॉल्स अभी मैं बोल रहा हूँ उसके थ्रू आंसर दो। चलिए सवाल, 10 बजे लेक्चर खत्म हो जाएगा, 9:35 हो रहा है, अभी ब्रेक दे दो। एक बोट है, इस बोट की लेंथ है 10 मीटर, बोट का मास है 20 kg। इस पे ना इधर एक लड़का खड़ा है, कौन हो सकता है? कोई भी है। लड़कियां बुरा मान जाएंगी। चलो यहाँ चहल है, स्पेलिंग सही लिखा मैंने? EL है, हाँ देखो इसीलिए पूछ लिया मैंने। अब ठीक है, अब ये कितने किलो की है तू? 500 है? झूठ बोल रही है। चलो 50 मान लेता हूँ उसकी बात एक बार ऐसे। अब ये ना इस बोट के इस किनारे से इस किनारे पर, दोनों एंड्स पर है ना, बोट के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड से चलना चालू करती है, दूसरे एंड पर जाती है और बोट पानी में है। तो जब बोट के ऊपर तुम चलते हो तो क्या बोट थोड़ा आगे पीछे होती है?
तुम्हें बताना है बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइंड आउट अब ये टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं। नहीं, बीच में ही चल रहा है। अरे नीचे का बेस बोट का बड़ा होता है। बोट अगर 500 किलो लेके जाता तो 500 किलो का बोट नहीं होता ना। चलिए ऐसे सवाल आते हैं। अब समझो सवाल ध्यान से, मैं एक करवा दे रहा हूं। ये बोट प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। ये पहले टाइप का प्रॉब्लम है जो अभी तक आप पढ़ रहे हो। एक बात बताओ, जब ये चहल चल ही नहीं रही थी, ऐसे अंगद की तरह अपने पैर जमा के खड़ी हो गई थी यहाँ बोट के ऊपर, तो क्या बोट पे, और ये चहल और बोट को एक ही सिस्टम मान लो, तो क्या बाहर से कोई फोर्स लगा है? लगा कोई फोर्स? अगर इस पूरे में बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब F एक्सटर्नल 0 है। तो क्या इस क्वेश्चन में F एक्सटर्नल 0 है और चहल यहाँ पैर जमा के खड़ी है, तो इनिशियली क्या ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है? Therefore COM is at rest। अगर COM रेस्ट पे है तो क्या M1x1 इज इक्वल टू M2x2 काम करेगा? सोचो जब ये इधर जाएगी तो बोट किधर आएगा? अपने कॉमन सेंस से बोलो, पीछे। समझ रहा है? क्योंकि ये बाद में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और मेरे पास आओगे तो मैं भी और भी कंफ्यूज कर दूंगा तुम्हें। बोट ऐसे चली गई होगी, बोट रिजिड बॉडी है, तो अगर बोट का एक पॉइंट x आगे बढ़ेगा तो सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x होगा। मान लो बोट यहाँ से x इधर चली गई, कब? जब चहल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई अदर एंड पे। अच्छा, जब यहाँ थी चहल तो उसको चलना कितना चाहिए था? एक्चुअली इस एंड से इस एंड पे जाने के लिए कितना चलना चाहिए? 10। वो पूरा 10 चलती, लेकिन वो चली कितना एक्चुअल में? यहाँ से यहाँ तक टोटल देखो, ये इतना x है, टोटल 10 है, तो क्या ये 10 माइनस x? तो चहल कितना चल रही है? किधर चल रही है? बोट पे राइट डायरेक्शन में। क्या हो गया? बोट पे चल रही है राइट डायरेक्शन में। तो अगर राइट में चल रही है तो मैं लिखूंगा एक साइड मास टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चहल, और लेफ्ट में चल रहा है बोट, तो बोट को मैं इधर लिखूंगा M1x1 इज इक्वल टू M2x2। तो 0 0 मर गए। 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 50/7। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। ये यहाँ से चल के इसको यहाँ पहुँचना था, जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचती, क्या बोट खुद आगे आ चुकी है? तो एक्चुअली वो पहुँच तो गई दूसरे एंड पर। जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचती तो कितना होता? 10। लेकिन चली एक्चुअली वो इस पॉइंट से ही है। जब अदर एंड पे पहुँची तो यहाँ पहुँचना था इसको, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये चल रही है ना, ये बीच वाला डिस्टेंस, ये x है और ये टोटल 10 है, तो ये कितना होगा? 10 माइनस x। तो चहल ने एक्चुअल कितना डिस्टेंस चला? 10 माइनस x। चहल का मास मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस x, M1x1 राइट में। और M2x2 कौन है? बोट। बोट कितना चला? 20, उसका मास इंटू x। समझा? अब ये दूसरा सवाल करते हैं। दो प्रेमी जुगल हैं,
प्रेमी जानते हो ना, कोई भी हो सकते हैं, दो कपल एक दूसरे में बहुत प्यार है। 2020 बोट का डिस्प्लेसमेंट टेक्स हुआ ना, चहल का थोड़ी हुआ। इंडिविजुअली बोट पीछे गई ना, चहल का मार्क्स यहाँ 50 लिया ना। दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के सॉल्व कर रहे हैं कि चहल चल। हाँ, तो दो प्रेमी जोड़े हैं, उनके बीच में लड़ाई हो चुकी है। एक लड़का है, ये लड़का है 60 किलो का, ये लड़की है 50 किलो की। बोट है 120 मीटर की, 120 केजी की। अब दोनों में हो गई लड़ाई। अरे यार गलती हो गई। अब लड़ाई है तो भाई उनको समझदार थे, तुम्हारी तरह नहीं थे। बोले अच्छा हम लोग मिलते और मिल के सॉर्ट आउट करते हैं क्या लफड़ा है, फाइनली साथ रहना है, दूर जाना है, जो भी है डिसाइड करते हैं। तो मिलने के लिए अगर ये इसके घर पे आएगी तो खतरा ये मार डालेगा, ये इसके घर पे जाएगा तो ये मार डालेगी। तो दोनों बोले मैं कितने तक चलूँ, दोनों बीच में आते हैं। दोनों आते हैं बीच में मिलने। 20 मतलब 5 ही मीटर हुआ। दोनों बीच में आते हैं। हम बीच तो 5 ही होगा ना। तो दोनों सेंटर पे आते हैं मिलने। जब दोनों सेंटर पे आएंगे उस टाइम तक बोट कितना जा चुकी होगी, राइट या लेफ्ट बताना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ दे बोथ आर मीटिंग एट सेंटर ऑफ द बोट। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है एससी वर्मा का। उसमें चीज़ें बदली हुई हैं, डेटा वेटा बदल दिया होगा। उसमें मुझे जहाँ तक याद है, मास नहीं याद है, उन्होंने एक बोर्ड दिया, एक साइड वर्मा जी है, एक साइड माथुर जी। उसमें लिखा है मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर some masses are standing at two ends of the boat to discuss a problem in mechanics. They are coming at the center of the boat. Find out the displacement of boat during the interval. तो मैकेनिक्स प्रॉब्लम क्यों पानी के अंदर क्यों डिस्कस करना है, बाहर कर लो। ये तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे उल्टे सीधे एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम लोग, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं। सही बोल रहा हूँ ना भाई, पढ़ाई याद रहे या ना रहे। अगर तुम्हारी क्लास में दो बंदों का नाम जोड़े हो तो फिर बात ही बन जाए। तुम दोनों का नाम लिख दूं, चहल और तुम्हारा क्या नाम है, भूल गया मैं, बताना प्लीज। दिवीना। चलो ये नाम बदल दूं, देखो तू एक्सेप्ट कर चुकी है खुले आम। अब तुम दोनों का पीटीएम तो मुझे लेना ही पड़ेगा भाई, डॉक्टर पकड़ना पड़ेगा कोई। अब मुझे नहीं पता यार। बस देखो तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग रिफ्रेश हो जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अब करके बताओ। बोर्ड को चलाया ही नहीं तुम, कहाँ लिखे? अरे तो डिस्प्लेसमेंट में कहीं लिखे। अरे चाचा तो वो लिखना पड़ेगा ना।
m1x1 इज इक्वल टू m2x2 में, तो अब इसमें 3 हो जाएंगे ना, तो लड़की और बोट शायद एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो लड़की के साइड में उसके बोट का भी mx ऐड करना पड़ेगा। देखो मुझे अगर लोग परेशान करोगे ना, मैं सवाल को बदल दूंगा कि दोनों नाराज हो गए एक दूसरे से सेंटर पे मिलके, फिर एक इधर भाग गया एक इधर भाग गया और दोनों हेज में मिल गए, पानी में डूब गए। अभी कुदाऊंगा ट्रॉली पर से भी कुदा दूंगा, तब तुझे लूंगा मैं, चलो डिवीना, कूद के मर ही जा, क्या है, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है, सही है ना। हाँ चलो अब मैं बस में भी सबको बताता हूँ, इन दोनों का कुछ कुछ तो चल रहा है। चलो प्रीति को ही बोलता हूँ घर पे फोन करने। गलत बात, अभी तुम लोग अंडर एज हो, गलत बात है ये, पुलिस पकड़ ले जाएगी बाबू, ऐसा मत करो। बताओ अगर दोनों का सेम मास हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 5/6। ए भाई देखो मस्ती हो गया है, अब थोड़ी देर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5/6 आ रहा है कुछ लोगों को, आओ देखते हैं इसमें भारी कौन है, लड़का की लड़की, किधर जा रहा है। अब तो जिधर लड़का जाएगा उसके अपोजिट बोर्ड जाना चाहिए बेसिकली। जरूरी नहीं है, चुप रहो, जरूरी नहीं है कि जिधर मैं मान रहा हूँ बोर्ड जाए उधर ही जाए। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ तो मुझे आंसर माइनस में मिल जाएगा। मैंने मान लिया बोट ऐसे टहलते टहलते इधर आ गई, तो ये कितना आगे आ रही है बोट, तो क्या बोट का हर एक पॉइंट x आगे आ रहा होगा। सोचो बेटा, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, ये लड़का यहाँ से चल रहा है, एक्चुअली उसको कहाँ पहुँचना था, इस पॉइंट पे पहुँचना था, ये सेंटर होता। जब यहाँ देखो मैं पॉइंट बना के इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग है, समझा ध्यान से। यहाँ से यहाँ पहुँचता तो कितना चलता वो 5, लेकिन जितनी देर में ये 5 चला है, क्या ये बोट भी x इधर आ गई है, तो बच्चा 5 चल रहा है, उतनी देर में बोट x आगे आ गई, तो अल्टीमेटली बच्चा कितना चला है। और ये लड़की बेचारी जब यहाँ आती तो 5 चलती, लेकिन उसको ज्यादा चलना पड़ गया, तो चीटिंग होगी। 5 + x, इसीलिए बोलता हूँ फिजिक्स पढ़ो, कोई बोले सेंटर पे मिलो तो वेट चेक करो पहले। तुम भारी हो ना, तुम ज्यादा चल के आओ मेरी तरफ। अगर ये इधर कहीं चल के आया होता तो लड़की को कम चलना पड़ता ना। तो ये हो गया। अब सवाल करते हैं, राइट साइड में कौन गया, लड़का ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें भी तो वही चीज है, v COM 0 है, देयरफॉर COM रेस्ट पे होगा। अरे बोलो COM। ए मिहिर, क्या बात चल रही है, मैं दोनों को मारूंगा पकड़ के मैं। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब हमने क्या पढ़ा था, m1x1 इज इक्वल टू बच्चों, जो m1x1 m2x2 है ना, ये बेसिकली ये नहीं है कि 2 ही लिखना है, 3 हो गए इसमें। ये कहना चाह रहा है मास टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अदर डायरेक्शन। अब अगर मैं लड़के को देखूं तो लड़के का मास कितना है 60, और ये चल कितना रहा है 5 - x। अगर ये राइट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड में लड़की कितना चल रही है 5 + x, लेकिन लेफ्ट में बोट भी चल रहा है 120 × x। समझा क्या, लेफ्ट में दोनों लोग चल रहे थे, तो 10 × 6 = 60, 10 × 5 = 50, 10 × 12 = तो 30 - 6x 25 + 17x हो जाएगा ये, ठीक है क्या। तो 5 = 23x
x की वैल्यू 5/23 मीटर, और एक्चुअली सही है क्योंकि डिफरेंस तो 10 किलो का ही रहा ना, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा होगा। सोचो अगर दोनों ही 60-60 के होते तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता। समझा क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का? अभी तो रेस्ट पे रखो ना, होगा तो कुछ अलग आएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी हम रेस्ट वाला पढ़ रहे हैं। लेफ्ट में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है? लड़की चल रही है 5+x। एक्चुअली जो फार्मूला m1 x1 + m2 x2 लिखते हो वो ऐसा फार्मूला होता है, मास टाइम्स ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इन राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ राइट में लड़का अकेले चल रहा है, लेकिन लेफ्ट में लड़की भी चली है और बोट भी तो लेफ्ट में आया है, तो लड़की का डिस्प्लेसमेंट प्लस बोट का डिस्प्लेसमेंट। समझा? नहीं समझा? पक्का? चलो, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी तो मैं पूरे सबको बताऊंगा मैं। तुम्हारा पीटीएम हो गया? कब है? कॉलेज वीक के बाद। किसका नहीं हुआ पीटीएम? कौन कौन है जिसका पीटीएम नहीं हुआ है? तुम दोनों का पीटीएम, तीनों का मैं ही लेने आ रहा हूँ। हाँ, और साथ साथ में बैठा के रखूँ, आगे पीछे टाइम लूँगा, पहले अलग अलग भरूँगा पहले, तो फिर साथ में बैठाऊँगा। बोलूँगा हाथ से निकल रहे हैं ये लोग। मैं सीरियस नहीं लूँगा क्या? हाँ, लेकिन मैं पीटीएम अच्छा लेता हूँ। जिनका पीटीएम हुआ उनसे पूछ लो, बिल्कुल प्यार से। हमने किसी को बोला ही नहीं, कुछ किसी को भी कुछ नहीं बोला। जिनका हुआ उनसे पूछो। तेरा नंबर ही नहीं आया ना, मामला पहले ही गमगीन बन गया, तो क्या किया जाए। पहले रो लिया ना, उसके भाई को रुला दिया, तो फिर कहाँ मैटर ही नहीं आया। अभी सब रोए हैं ऑलमोस्ट नीट वाले। हाँ, जेई में सब जाने दो, ऐसा थोड़ी बताते हैं कौन कौन रोया। तुम देखो, ये भी रोई है। पूरी क्लास को बताना है, एडवर्टाइजमेंट कर दे। ये हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो, आगे बढ़ जाओ। लिख लिए? क्या हो गया? बस हो गया? क्या होता है? ट्रक क्यों नहीं हो सकता? अभी 6 मिनट है। बेटा 10 मिनट तुम्हें लिए नहीं जाएगी, परेशान मत हो। अरे हाँ सर, अच्छा वाला बस कोरल के बच्चे ले लेते हैं सर। एकदम। अरे पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हो, बस ले लेते हैं, आधे घंटे जाना है। फाइन, ये सब ऐसे रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस को। ठीक है, अगर आप ये सवाल सही कर दिए तो अगला सवाल नहीं कराऊंगा। मुझे पता है ये आप सही नहीं करोगे। एक आंसर से नहीं, 90% पब्लिक सही करनी चाहिए।
अगर मिहिर ने कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा तुरंत। सर जाने दो, चलो मिहिर जाने दो। करो। देखो सेंटर ऑफ मास कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम। जो पहले तुम कर चुके हो सबका प्रोग्राम एक साथ मिक्स कर रहा है वो, कि सबको कॉन्सेप्चुअली कैसे हम पढ़ते हैं। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन पहले नहीं पढ़े हो? वही चीज़ चल रही है, कुछ नया नहीं चल रहा है, बस उसको कैसे क्वेश्चंस में बदल सकते हैं वही बताया मैंने अभी तक। मुझे आधे टाइम नींद आ गई। 20 मिनट को अच्छे आराम से सोई है ना, नींद पूरी हुई। अभी क्या करना है कॉलेज में? वहाँ भी सोना है? वहाँ तो बेंच वंच ढूंढ लिया करो, एक आध नींद मार लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, क्या ही होता है। हाँ करो करो जल्दी जल्दी भाई, 57 हो गया, 3 मिनट से सोच रहे हो। आइए मैं समझाता हूं। अगर इन पूरे, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? आवाज नहीं। अभी हम देख रहे थे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0, वी सीएम 0। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हर डायरेक्शन में काम कर रहा था। अब क्या हो रहा है बच्चों, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया मैंने, तो f along x तो 0 है, f along y इज इक्वल टू mg है, मतलब ये 0 नहीं है। हाँ या ना? अगर ये 0 नहीं है और VCOM along x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर मैं y में mg लगा रहा हूं तो y के along VCOM की वेलोसिटी 0। अगर y के along VCOM की वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि m1 x, यहाँ पे बेसिकली अगर x और y दोनों में होता तो मुझे लिखना पड़ता m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर वाला, लेकिन दोनों में तो है नहीं, तो along x ही तुम लगा सकते हो m1 x1 और m2 x2। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा होगा। अच्छा, जब ये यहां से इधर आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो कुछ नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे लेफ्ट में भागेगा। मान लो ये भाग के ऐसे इधर आ गया, ये यहां पहुंच गया। अच्छा, जब यहां पहुंचा होता तो हॉरिजॉन्टल कितना चला होता? वो 4 मीटर, लेकिन पहुंचा तो यहां है, ये x है, तो एक्चुअली ये बेचारा चला कितना? इतना ही चला, 4 माइनस एक्स। कितना चला वो? तो खत्म हो गया, 1 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो 4 इज इक्वल टू 5x। हाँ, समझा क्या? कोई दिक्कत? तो हम क्या f एक्सटर्नल 0 v सीएम 0 ढूंढेंगे। हो सकता है x और y दोनों में f 0 ना हो, जैसे आपको देखने को मिला, एक में 0 है तो भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। क्या इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे? तो ये बेसिक हुआ, इसको बोलते हैं बोर्ड प्रॉब्लम। अब टाइप वाइज प्रॉब्लम ही करते जाएंगे। ये पढ़ा हमने बोर्ड प्रॉब्लम, टाइप 2 हेडिंग बनाइए बॉम्ब प्रॉब्लम।